अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर में से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वो डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डायनामिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामिक्स का ही टॉपिक विच इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। When a net force act on a body, it produce acceleration in a body. ठीक है। Its direction of its net force, the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to the its masses. जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। जब आपने एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई की तो आप उस बॉडी ने मूव किया। ठीक है। जब उस बॉडी ने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नेट फोर्स के। Acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of the body. ठीक है। So students, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो acceleration produce हो रहा है ये directly proportional है force के और ये acceleration inversely proportional है mass के। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन इतना ही कम होगा, जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना फोर्स इतनी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ट्रक का मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड भी कम होगी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन किस तरह से मैग्नीट्यूड और फोर्स पर, मतलब मास और फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर हम इसको फर्दर स्टडी करें, यहाँ से हम लोग फोर्स का कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू ma क्या आ गया। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो ये हमारे पास बन गया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट किया, फोर्स इज इक्वल टू ma के। क्लियर स्टूडेंट्स? Putting the k as proportionality constant we get, इस proportionality का साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ख़त्म किया और हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया k which is also known as proportionality constant. क्लियर? तो हमारे पास f is equal to k ma आ गया, where k is the proportionality constant. So as the unit of value of k becomes out to be 1. Thus it becomes, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारे पास k है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 है। ठीक है। हम लोगों ने k की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो हमारे पास आ गई f इज इक्वल टू ma के। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज
द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, जो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है वो है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So, according to the Newton's second law of motion, 1 Newton force is the force that produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kilogram. अगर 1 किलोग्राम mass जिसका वो बॉडी जिसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसमें 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम होता है और जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहाँ से ही हम लोग 1 न्यूटन की अगर हम लोग डेफिनेशन राइट आउट करें तो 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। अगर एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि उसमें 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.1। क्लियर। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज द प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ 20 न्यूटन फोर्स ऑफ मास 8 किलोग्राम। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है वो 8 किलोग्राम है, उसके ऊपर फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई हो रही है। हम लोगों ने उसका एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए के। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है और मास हमारी वैल्यू हमारे पास 8 किलोग्राम है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट इससे हम लोग ये मतलब कि कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी जिसमें का मास 8 किलोग्राम है उसमें फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हुई है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 3.2। क्लियर स्टूडेंट्स। A force acting on a body of mass 5 kg produce an acceleration 10 meter per second square. What accelerations the same force will produce in a body of mass 8 kg? हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का मास 5 किलोग्राम है और दूसरे का मास 8 किलोग्राम है। बॉडी जो जिसका मास m1 है उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है और हम लोगों ने एक्सेलरेशन 2 को फाइंड आउट करना है। हम लोग फर्स्टली फार्मूला डिस्कस करेंगे। हम लोग अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए के, F इज इक्वल टू m1a1 आ गया और F इज इक्वल टू m2a2 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे। m1a1 इज इक्वल टू m2a2। ठीक है, इनमें इन इक्वेशंस में हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। मास m1 हमारे पास 5 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो मास m2 है उसका मास 8 किलोग्राम है और m जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन जो सेकंड बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 15 को हम लोग 5 10 15 15 डिवाइडेड बाय 8 तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल है, हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम exert a force of 200 न्यूटन टू मूव his bicycle with the acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. How much is the force of friction between the road and the tires? मास हमारे पास 40 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन है। हम लोगों ने नेट फोर्स को फाइंड आउट करना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए के। मास हमारे पास 40 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
तो 40 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर वुड बी द 180 न्यूटन, 120 न्यूटन, एंड द नेट फोर्स विच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स माइनस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो नेट फोर्स है वो हमारे पास आ गई 120 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स हमारे पास गिवन थी, जो हमारे पास थी 200 न्यूटन। हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने 200 न्यूटन में से 180 न्यूटन को माइनस कर देना है, तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन। थस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द टायर्स इज 80 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मैस एंड वेट। मैस और वेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है? जनरली मैस एंड द वेट आर कंसिडर्ड सिमिलर क्वांटिटीज बट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मैस ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, एक बॉडी में जितना मैटर पोजेस करता है वो उसका मैस होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक ब्लॉक की बात करें तो उसके कोई ना कोई मैस होगा। ठीक है, अगर हम लोग वेट की डेफिनेशन स्टडी करते हैं, on the other hand weight of the body is the force of equal to the force which is earth attract। ठीक है, जब किसी भी वेट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, किसी भी मैस के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो वो वेट कहलाता है। ठीक है, इट वेरीज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जो मैस है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि वेट में हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वेट में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जबकि मैस हमारे पास एक जस्ट हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मैस की बात करें तो ठीक है, मैस का हम लोग अपने किसी भी कोई चीज़ लेनी है, हम लोग लेट्स सपोज हम लोगों ने चीनी लेनी है, तो हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें 5 किलोग्राम शुगर लेनी है। ठीक है, मतलब कि जस्ट हम लोग मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब करते हैं वेट में, मैस में। ठीक है, मैस में जस्ट हम लोग अब उस चीज़ की मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते। जबकि जो वेट है उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। क्लियर? वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, और वेट को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप स्पेस में भी चले जाएं तो वहां पे भी मैथ सेम होगा। ठीक है, अगर हम लोग वेट की बात करें तो ये चेंज होता रहता है, वेट प्लेस के चेंज होने से चेंज होता रहता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम लोग किसी भी बॉडी का मैस मालूम करें अर्थ पर, तो स्पेस में ग्रेविटी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ये इसको बीम बैलेंस के साथ मेजर किया जाता है। ठीक है, जो मैस है उसको हम लोग बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, और वेट को हम लोग मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, ये बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। ठीक है, कौन से हम लोग मतलब स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिसेंटली डिफाइन किया कि जो वेट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वेट इज इक्वल टू mg का होता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो मैस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं m इज इक्वल टू F/A के साथ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट का जो ये जितना उसने डिस्टेंस मतलब कि जो उसका बॉडी है वो उसका मैस है। ठीक है, और वो जितनी फार डाउन मूव कर रही है, ठीक है, वो उसकी ग्रेविटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैस एंड वेट। ठीक है, आप लोगों ने इनमें पॉइंट्स बना के एक टेबल की फॉर्म में इसको डिस्कस करना है। क्लियर? अब हम स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग एक और टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर?
टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो भी बॉडी इक्वली फोर्स एक्सर्ट करती है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसको एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर बी, ठीक है। एक बॉडी ए है, वो एक दूसरी बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी ए है और एक हमारे पास बॉडी बी है। जब ये बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, हम लोग इस फोर्स को कहेंगे एक्शन, ठीक है। तो जितनी फोर्स एक्सर्ट हुई है तो बॉडी बी भी इतनी ही सेम फोर्स बॉडी ए के ऊपर एक्सर्ट करेगी, जो कि हमारा कहलाएगा रिएक्शन, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली द बॉडी बी रिएक्ट अगेन द सेम फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉडी ए। द फोर्स एक्सर्टेड द बॉडी ए ऑन बी इज द एक्शन। जो बॉडी ए ने बी के ऊपर एक्सर्ट किया है वो हमारा एक्शन है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो बॉडी बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई है उसे हम लोगों ने कहा रिएक्शन। Where the force exerted the body B on A is called the reaction. According to the Newton's third law, to every action there is always an equal but opposite reaction. ठीक है। According to this law, action is always accompanied by a reaction force and the two forces must be equal and opposite. Note the reaction and reaction forces act on a different bodies. जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और हम लोगों ने ये देखा कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होती बल्कि दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर हम लोगों ने एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अब ये बुक हम लोगों ने नीचे रखी है तो उसको ग्रेविटी नीचे अपने डाउनवर्ड मूव करवाएगी, ठीक है। बुक टेबल के ऊपर एक एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। अब जितनी टेबल इतना ही उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उस बुक के ऊपर, ठीक है। सो जितनी एक्शन फोर्स अप्लाई हुई इतनी ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरीके से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी और जो हमारी बुक है वो रेस्ट की हालत में रहेगी, वो रुकी हुई रहेगी बल्कि नीचे नहीं गिरेगी। आई होप स्टूडेंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक बैलून, जिसे हम फुलाकर अगर छोड़ दें, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि ये बैलून ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब इसमें से हवा निकलती है तो हवा डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इट मीन्स दैट द एक्शन लगा रही होती है। इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन में जो बैलून है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, रॉकेट्स में भी होता है। जब रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, एक हाई प्रेशराइज्ड गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं। अगर जो प्रेशराइज्ड गैसेस अगर ज़मीन के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं तो उस एक्शन के साथ एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है। सो जहाँ पे भी आप एक्शन फोर्स अप्लाई करती है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, ठीक है। जो है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अ रॉकेट सच एज ए शॉन इन फिगर 3.10 मूव्स ऑन अ सेम प्रिंसिपल, Newton's third law, with its fuel burn, hot gases escape out from its and the tail a very high speed, ठीक है। जब फ्यूल बर्न होता है तो उसके नतीजे में जो हॉट गैसेस होती है वो इमिट होती है, वो हमारे पास एक्शन है। और रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास जो रॉकेट है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, क्लियर। And the reaction of these gases on the rocket because it move opposite to the gases rushing out from the its tail. ये इसकी वजह से होता है क्योंकि उसके नतीजे में हमारे पास जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।